चलिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो उच्च न्यायालय हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाने थे, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके बारे में हमने विस्तार से जाने। उसी प्रकार राज्य स्तर पर अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य में आपको एक उच्च न्यायालय यानी कि एक हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। किसी किसी राज्य में जो है संयुक्त उच्च न्यायालय भी देखने को मिलेगा। संयुक्त उच्च न्यायालय यानी कि एक से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की यहाँ पे बात करते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका जो न्यायिक प्रक्रिया उसके कारण जो है हर एक जगह जो हमको न्यायिक व्यवस्था देखने को मिलती है। इसका अर्थ क्या है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जैसे कि हमने पीछे बात किए थे, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय देखने को मिलता है। सबसे बॉटम लेवल पर ग्राम स्तर के न्यायालय देखने को मिलते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे और साथ में उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं भाग 6 के अंतर्गत जो है संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 214 से अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नंबर 231 तक उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसमें बात कही गई थी कि यहाँ पे जो संसद है, संसद का यह अधिकार होगा कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के बीच में एक साझा यानी कि शेयर वाला जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना कर सकता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर और जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे खुद के पास अपने जो है उच्च न्यायालय है। और दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। इसके साथ ही जो है संसद विधि के द्वारा जो है किसी उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार को किसी संघ शासित क्षेत्रों के लिए बढ़ा सकती है। आर्टिकल नंबर 230 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। चलिए अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय के गठन की। उच्च न्यायालय के गठन की अगर बात करें तो यहाँ आर्टिकल नंबर 216 के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। ठीक है, जो आवश्यक समझे। संविधान के अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर जो है अतिरिक्त न्यायाधीशों एवं कार्यभाग जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अहर्ता यानी कि योग्यता की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 217 के 2 के अंतर्गत जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम जो है राज्य क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। ये अगर योग्यता है तो वो न्यायाधीशों की योग्यता यानी कि न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा नियुक्ति का अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 217 के अनुसार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके इनके द्वारा जो है नियुक्ति की जा सकती है। शपथ और प्रतिज्ञान की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है, अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत यहाँ पे शपथ दिलवाने का काम करता है। 16वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। उसके बाद उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश उसी प्रकार शपथ लेता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आधारित होती है। साथ में हमको देखने को मिलेगा कार्यकाल। तो कार्यकाल इनका जो है आर्टिकल नंबर 217 के अंतर्गत 62 वर्ष का कार्यकाल जो है 62 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है और इससे पहले भी अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, इसके बाद हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया जैसे जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की थी, अन्य न्यायाधीशों की थी, उसी प्रकार यहाँ पे भी कदाचार क्षमता के आधार पर विशेष बहुमत के द्वारा जो है पारित जो भी प्रस्ताव है उसके अनुसार इनको हटाया जा सकता है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 आया था, उसमें न्यायाधीशों की जो है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में बहुत सारी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था। तो जो 7 स्टेप्स वो हमने देखे थे पीछे, तो उनके बारे में हम विस्तार से जब पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे बात करेंगे। वेतन भत्तों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वेतन भत्ते जो है एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश के लिए, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है 2.5 लाख रुपये होता है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता और क्षेत्र शक्तियों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो सामान्यतः शक्ति है तो अपीलीय न्यायालय है और उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले जो अधिकांश मामले जिला न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपीलों के रूप में आते हैं। परंतु भारत के कुछ उच्च न्यायालय में सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। कलकत्ता, मद्रास व मुंबई जो उच्च न्यायालय उसके समक्ष सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। साथ में उच्च न्यायालय को जो है आपराधिक या दीवानी मामले में किसी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं देखने को मिलती। उच्च न्यायालय की द्वारा जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पेक्षा प्रतिषेध, उत्प्रेषण
नामक रिटें जारी की जा सकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवासियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रिट जारी करने की शक्ति होती है जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाले राज्य में किया हो। अनुच्छेद नंबर 226 ये कहता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की जो रिट होती है अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है, हमने देख चुके हैं। मतलब यहाँ अगर बात करें उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। इसके अलावा अपीलीय जो पावर है उसके अंतर्गत देखें तो उच्च न्यायालय एक मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। इससे संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके आदेश के विरुद्ध सुनवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे देखें तो अधीक्षण की शक्ति उसको प्राप्त होती है, यानी कि उच्च न्यायालय संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय की अगर बात करें तो इसमें जो भी केस को सॉल्व किया जाता है उसको अभिलेख के रूप में निचले न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों की अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए होती है। ठीक है, और अगर असंवैधानिक घोषित यहाँ पे अगर गलत पाया जाता है, संविधान का उल्लंघन होता है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की अगर बात करें तो भाग नंबर जो 6 है, ठीक है, भाग नंबर 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद नंबर 223 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। और इसके अलावा इन न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियाँ और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय की जाती है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के जो सोपान क्रम है, जैसे ग्राम न्यायालय जो विधि एवं न्याय मंत्रालय उनके द्वारा न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट लाने के लिए यहाँ पे ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 आया था और संसद में पारित किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से जो है कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है उच्च न्यायालय के संदर्भ में यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने ओवरव्यू देखा उच्च न्यायालय के संबंध में। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखने वाले अभ्यास प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्न जो होंगे विगत वर्ष में ISPCS में पूछे गए, और साथ में हम देखेंगे कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर के बारे में जो कि आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए आपको जो है काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसी श्रेणी में पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए आपको देखना है भारत में 25 उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय, ये भी बिल्कुल सही। तीनों सही है, यानी कि C नंबर का राइट आंसर है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, ये गलत है। यह अधिनियम स्थानिक सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, बिल्कुल सही, यानी कि 2 नंबर का राइट आंसर है B। विधि आयोग के जो है किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है HR खन्ना, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा ये जो है रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना। देश में 18 उच्च न्यायालय, गलत है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, ये भी गलत है। किसी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि है दिल्ली और जो जम्मू कश्मीर उसका उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद को धारित कर सकते, ये सही। ओनली 4, यानी कि D नंबर का राइट आंसर है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन किसके होता है? वह होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के। तो ये A नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश शब्द जो है हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 233 के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पर जो है निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का यहाँ पे क्षेत्राधिकार है। अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु जो है तो वो कितनी होती है? वो अभी हमने देखे 62 वर्ष होती है। भारत के कितने उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता में है? 1 से अधिक राज्य है, मतलब 1 से अधिक राज्य जो है किस किस उच्च न्यायालय में है, कितने में है? तो यहाँ पे हमको देखने मिलेंगे 3, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जिसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम देखने को मिलता है, बॉम्बे में, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा में आपको पंजाब और हरियाणा देखने को मिलेगा, ठीक है।
निम्न में से किसके मामले पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में दोनों आते हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226। ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो मार्च 2013 में हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ देखिए मेघालय है और एक है त्रिपुरा। तो ओनली 2 और 4 अगर देखें तो यहाँ देखिए बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए हमको सही उत्तर का चुनाव करना है। न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो ये गलत है। न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी कि PIL जो जनहित याचिका बोलते हैं उसके प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर का राइट आंसर, केवल 2। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं परमादेश। ये एक प्रकार की रेट है, तो हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ये कर सकता है, ठीक है। तो केवल एक यहाँ पर सही है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें से लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो कि न्यायालय में लंबित है, बिल्कुल सही है। लोक अदालतों ऐसे मामले का निपटारा कर सकती है जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के, बिल्कुल सही है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सॉरी यहाँ पे जो है देखिए लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों की नहीं जो कि किसी न्यायालय में लंबित है, तो ये गलत है, ठीक है। ये दूसरा भी गलत है, ठीक है। आपराधिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति के यहाँ पर सुलझाए जा सकते हैं और प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी की नियुक्ति ही हो सकती, कोई अन्य व्यक्ति की थी, ये भी गलत है। तो यहाँ देखिए उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि तीनों कथन गलत है। ये भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है, ठीक है। डी नंबर का राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की जो शक्ति है किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ देखिए संवैधानिक अधिकार भी है, उसके अलावा सांविधिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी, यानी कि उपरोक्त सभी अधिकार के अंतर्गत ही आती है परमादेश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, और यहाँ देखिए किसके संबंध में था? ये उच्च न्यायालय के संबंध में, ठीक है। परंतु उच्चतम न्यायालय का अगर बोलेंगे तो मूल अधिकार बस आएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य की समेकित निधि के माध्यम से दिए जाते हैं, तो यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव किया था, किंतु अपने बचाव के लिए उसने जो है लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? तो ये जो है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान जो है उसके अनुसार जिला न्यायाधीशों की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए अधिकरण न्यायाधीश ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो ये बम्बई उच्च न्यायालय है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से एक उच्च न्यायालय के बारे में जो है क्या सही नहीं है? तो यहाँ देखिए द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है, ये सही है। सी नंबर का राइट आंसर है, गलत है करके। हाल ही में किस राज्य के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश के नाम से, यहाँ देखिए जो जिससे तेलंगाना अलग हुआ था, जिसके बाद से उसमें जो है हाईकोर्ट नहीं था, तो परंतु अभी जो है उसका हाईकोर्ट यहाँ पे बन गया 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी उसका जो है मुख्यालय है। इसके अलावा राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह की जो है सही रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है? तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश के राय की पुष्टि के रूप में। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? तो ये न्यायिक समीक्षा जो होती है उसका अर्थ क्या है? तो किसी विधायी या कार्यपालक अधिनियम जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना हो उसको अस्वीकार करने की शक्ति जो होती है न्यायालय की होती है, तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। जिला न्यायाधीशों के अलावा न्यायिक कार्यालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राज्य के उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा ये की जाती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट है, तो ये गलत है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों, सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर जो है उस पर जो है मतलब न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति होती है, बशर्ते कि वे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हो। तो ये भी गलत है, दोनों ही कथन गलत है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। और आप देख भी सकते हैं 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार की जाएगी, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी संख्या तय नहीं की गई है। वर्तमान में इलाहाबाद प्रयागराज उच्च न्यायालय में जो है अधिकतम संख्या में न्यायाधीश सेवारत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से व्यापक नहीं है, क्योंकि मतलब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से व्यापक नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय मतलब जो है किस में अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ देखिए जो है सिविल और आपराधिक मामले में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो ए नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से जो है कौन किसी केंद्र शासित प्रदेश से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाता है और या उससे बाहर रखता है? तो ये जो है कानून द्वारा संसद, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार जो है अधिकतम है? तो यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार अधिकतम है, तो यहाँ पे देखिए गुवाहाटी इसका राइट आंसर है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है, तो ये जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर। बी नंबर का राइट आंसर होगा। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे देखें तो उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद नंबर 32 और अनुच्छेद नंबर 226 के द्वारा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और विशेष अधिकार कौन तय करता है? तो यह संसद तय करती है, परंतु वोट का अधिकार वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे 25 है, ये हमको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट वाला आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, अमरावती। भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये जो है लीला सेठ यहाँ पे आंसर। और ये वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो है कलकत्ता जो है, कलकत्ता की अगर बात करें यहाँ पे तो हमको देखने को मिलेगा ये वर्ष 1862 में, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद की अगर बात करें 1866 में। साथ में हम देख सकते हैं देखिए जो जबलपुर है, जबलपुर वर्ष 1956 में, और त्रिपुरा है 2013 में। तो डी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 214 के अंतर्गत ही किया गया है, ठीक है। 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। न्यायाधीशों का जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से भारत का राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यानी जुडिशल जो एक्टिविज्म है वो किससे संबंधित है? ये जनहित याचिका से संबंधित है। बी नंबर का राइट आंसर होगा। लोक अदालतों के संबंध में नीचे दिए गए जो कथन है उस पर विचार करना है और यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो लोक अदालतों के संबंध में हम देख सकते हैं लोक अदालत एक मंच या फोरम है जहाँ उन मामलों या न्यायालय से संबंधित है अथवा सभी अभी जो है मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं उनको स्वाद्र ढंग से निपटाया जाता है। सही है। लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा देने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था। तो ये दोनों सही, यानी कि सभी यहाँ पे सत्य है, सभी सत्य हैं, यानी कि सी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत यहाँ पे देखें तो उपभोक्ताओं में अधिकारों विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए जो है उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के नमूने लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही। उपभोक्ता है यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है, तो ये गलत है। देना होता है थोड़ी बहुत नॉमिनल चार्ज। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये सही। 1 और 3 सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की जो है उच्चतम न्यायालय से तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ हम देख सकते हैं देखिए
उच्चतम न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 और उच्च न्यायालय जो है 226 के द्वारा जारी की जाने वाली रिटों की प्रकृति समान है, बिल्कुल सही। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की रिट संपूर्ण भारत में मान्य है, जबकि उच्च न्यायालय की रिटें राज्य क्षेत्रीय सीमाओं में मान्य है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता संवैधानिक अधिकार है। उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद नंबर 226 है उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट निकाल सकता है। इसका अर्थ है कि जो उच्च न्यायालय है उसकी रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है, बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसे बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का गठन किया गया था, बिल्कुल सही। हरित न्यायाधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी सरकारी तथा गैर सरकारी विकास परियोजनाओं के संबंध में मामलों का निपटारा करने के लिए होता है, ये भी सही है। इस न्यायाधिकरण में पर्यावरण से संबंधित जो है बात किसी भी व्यक्ति, संस्थान, एनजीओ द्वारा दायर किया जा सकता है, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 बस सही है, सी नंबर का राइट आंसर है। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में किए गए हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, सही है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में उत्पन्न एवं विकसित हुई, ये भी सही है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 सही है, डी नंबर का राइट आंसर है। तो ये हमारा कंप्लीट था। यहाँ पे जो उच्च न्यायालय था उसके संबंध में ओवरव्यू देखें और साथ में क्वेश्चन को हमने डिस्कस की। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी।